सुमित्रा निवास में सुमित्रा का निवास तो काफी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी सुमित्रा की जुबान पे हर समय उसकी बेटी निशा का ही नाम रहता था। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी पड़ोसन विमला के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सच कहूँ तो आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं आती, वो बस अपना और अपने पति का ही ख्याल रखती हैं। सास की किसी को परवाह नहीं होती। ये कैसे बात कर रही है सुमित्रा? नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सास का सारा कहना मानती है। तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तेरी बेटी नहीं है ना। और बेटी कितना ख्याल रखती है अपने माँ बाप का, इस बात का पता नहीं है तुझे? अरे जितना बहू अपनी सास का ख्याल रखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है। अरे नहीं नहीं, ये तेरी सोच है सुमित्रा, क्योंकि कभी तूने अपनी बहुओं को बेटी के समान प्यार नहीं दिया ना। अरे जब तू अपनी बहुओं को बेटी के समान दर्जा नहीं देगी तो वो तुझे अपनी माँ कैसे मानेगी? खैर अच्छी बात है अगर निशा तेरा ख्याल रखती है तो। अरे वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुझे पता है वो तो मुझे अपने घर बुला रही थी, कह रही थी माँ तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। अरे मेरी बेटी जैसी बेटी सबको मिले। सुमित्रा ये सारी बातें बोली रही थी कि तभी सुमित्रा की छोटी बहू अपने हाथ में चाय कटोरी लिए आती है। माँ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे अपनी निशा की बात कर रही हूँ, उसको ना हर समय मेरी चिंता रहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती, इसीलिए तो आप हर बात अपनी बेटी से कहती हैं और उससे ही सारी परेशानियां बताती हैं। तूने सही कहा बहू, निशा मुझे समझती तो बहुत है, जो काम तुम्हारा है वो मेरी बेटी करती है। सुमित्रा की बातें सुनकर वाणी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी पड़ोसन के सामने अपने घर में बहस नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है। वाणी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रूही उससे पूछती है, वाणी क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों हो? दीदी अब और कौन सी वजह हो सकती है उदास होने की, सिवाय माँ जी और निशा के? तो मतलब आज भी माँ जी ने लोगों के सामने हमारी बुराई कर ही दी और अपनी बेटी की तारीफ, ये सही है? मतलब सब करे हम और सारा क्रेडिट लेकर जाए हमारी ननद। रूही और वाणी अपने इकलौते ननद से काफ़ी चिढ़ा करती थी, क्योंकि शादी होने के बाद भी सुमित्रा हर समय अपनी बेटी के गुणगान गाया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी के किस्से सुनाया करती थी, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती हैं, तभी सुमित्रा फ़ोन पर बात करते हुए आती है। अच्छा ऐसा हुआ था, चल कोई बात नहीं, अगर तुझे यहाँ रहना है तो कुछ दिन यहाँ आकर तू रह सकती है। अरे आखिर ये घर तेरा भी तो है। लेकिन माँ, भाभियों को तो पसंद नहीं ना मेरा वहाँ आना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आजा तू। सुमित्रा जैसे ही फोन काटती है, रूही तुरंत अपनी सास से पूछती है, माँ जी कौन आ रहा है घर में? हाँ माँ जी, कोई मेहमान आ रहा है क्या घर में? हाँ बहू, निशा आ रही है, वो थोड़ी सी परेशान है तो मैंने सोचा उसे बुला लूं, इससे उसका मन भी बहल जाएगा और मैं भी उससे मिल लूँगी। वैसे भी बहुत समय हो गया है मिले हुए। तो कब आ रही है दीदी? अरे शाम तक आ जाएगी, देखो तुम दोनों उसकी मनपसंद का खाना बनाना। इतना बोलकर सुमित्रा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी रूही और वाणी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। दीदी अब मैं अपनी नंद को और नहीं झेल सकती। वैसे ही माँ जी हमारे कान में दर्द करके रखती हैं अपनी बेटी की बात बोल बोल कर। अगर दीदी यहाँ आ गई तो हमारा क्या होगा? माँ जी तो हमारा जीना ही हराम कर देंगे बोल बोल कर। यही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, हम अपने मायके चले जाएं क्या? नहीं दीदी, अगर हम दोनों में से कोई एक भी मायके जाएगा तो माँ जी को यही लगेगा कि हम उनकी बेटी से चिढ़ते हैं, इसलिए यहाँ से हमारा जाना तो सही नहीं होगा। फिर तो अब एक ही रास्ता बचता है और वो है चुपचाप अपनी नंद को झेलना। बात करने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को निशा जब अपने मायके आती है तो वो सभी को प्रणाम करती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी निशा को कोई जवाब नहीं देती। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। निशा अपनी भाभियों के ऐसे बर्ताव का कारण जानना तो चाहती थी, लेकिन वो अपनी भाभियों से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अभी अभी तो घर आई थी। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, अगर एक कप कॉफ़ी हो जाती तो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर इतने समय बाद जो आई है अब हमारे घर, सेवा तो बनती है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आती हूँ आपके लिए। वाड़ी वहाँ से कॉफ़ी बनाने चली जाती है। वहीं रूही अपनी सास और नंद के साथ बैठ जाती है। दीदी, वैसे तो आप बड़े दिनों बाद आई हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी घर है ही, कितना दूर की दिक्कत होगी। हाँ, ये भी सही है। वैसे दीदी, मैं कह रही थी कि आज आप यहाँ कैसे, मतलब आप यहाँ आती नहीं है ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी ऐसा। अपनी भाभी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर निशा समझ जाती है कि वो उसके यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं। भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहूँगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? इतने दिन बाद आई है, कम से कम 1 हफ्ते रह कर जाइयो। अभी देखती हूँ यहाँ तुम्हें रहने से कौन रोकता है। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वाड़ी चाय लेकर आ जाती है और अपनी नंद को देती है। कुछ घंटों बाद सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब अपनी बेटी से ही बातें करती थी। एक दोपहर रूही अपनी सास और नंद को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, हम आते हैं, तू चल। सुमित्रा रूही को बाहर जाने को बोल देती है, लेकिन रूही को सुमित्रा ने बाहर क्यों निकाला उसे समझ नहीं आता और वो सीधे वाड़ी के पास जाती है सारी बातें बताने के लिए। वाड़ी, हो ना हो, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने गई तो माँ जी और दीदी दोनों चुप हो गई मुझे देखकर और मुझे बाहर भेज दिया। छोड़ो दीदी, अब जब वो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो और खुश रहो। वाड़ी की बातें सुनकर रूही बातों को इग्नोर कर देती है। यूं ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब हर बात में अपनी बेटी से सलाह लेती और ये देखकर रूही और वाड़ी को बहुत गुस्सा आता। साथ ही उन्हें ये भी डर लग रहा था कि सुमित्रा निशा को उनकी जायदाद में कहीं हकदार न बना दे। दीदी, माँ जी ने कहा था कि दीदी हफ्ते भर रुकेंगी, लेकिन दीदी को यहाँ आए हुए महीना भर होने को है। माँ जी सब दीदी को देते ही जा रही हैं। कहीं कल को माँ जी ये ना बोले कि घर में 2 हिस्से नहीं 3 हिस्से होंगे। कहना क्या चाहती हो वाड़ी, साफ साफ बोलो। दीदी, मेरे कहने का सीधा मतलब ये है, मुझे तो ये लगता है कि माँ जी जिस तरह दीदी को हर बात में जोड़ती हैं, ऐसा लगता है कि इस घर में 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। क्या बोल रही हो वाड़ी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला माँ जी इस घर में 3 हिस्से कैसे कर सकती हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ठंडा पानी पियो और जाओ आराम करो। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी कि तभी उनके घर में एक वकील आता है। वकील को देखकर वाड़ी और रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये वकील यहाँ क्यों आया है? ये तो वकील से बात करके ही पता चलेगा। वाड़ी और रूही उससे कुछ पूछ पाते, तभी सुमित्रा उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वकील जाने लगता है तो दोनों बहुएं वकील से बात करती हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम था क्या आपको? हाँ, आपकी सास ने प्रॉपर्टीज के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फाइनल हो गया है, बस अब पेपर देने हैं उन्हें। इतना बोलकर वकील वहाँ से चला जाता है, लेकिन वकील की ऐसी बातें सुनकर रूही और वाड़ी का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती, इसलिए वे दोनों अपना सामान पैक करने लगती हैं। ये बात जब सुमित्रा को पता चलती है तो दोनों बहुओं के पास आती है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? माँ जी, इस घर में रहने का भी क्या फ़ायदा? अरे आप तो अपनी बेटी का हर समय पूछती रहती हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब दीदी यहाँ नहीं थी तब आप हर समय दीदी का गाना गाती रहती थी, लेकिन जब दीदी आई तो आपने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। अरे अगर हमारे पति इस घर में नहीं है तो ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी की चलाएंगी। और सबसे बड़ी बात, बिना पूछे हमसे आपने ये प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? निशा परेशान रहती थी इसलिए मैं उसके साथ रहती थी। प्रॉपर्टी नाम हुई है लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नहीं। निशा ने अपने लिए एक घर खरीदा है और निशा यहाँ रह रही थी क्योंकि उसे अभी घर नहीं मिल रहा था। दामाद जी और निशा दोनों अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों इतना उल्टा सोचोगी। अपनी सास की बातें सुनकर रूही और वाड़ी की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। के बाद दोनों बहुएं अपनी सास और नंद से माफ़ी मांगती हैं क्योंकि उन्हें बस एक गलत फहमी हुई थी।
दोनों उन्हें माफ़ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।